Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear friends, as you know that in tense, I was teaching you last time future tense. In future, you were taught about the use of will and shall. And just after will and shall, I taught you will be actioning and shall be actioning. I mean use of will be and shall be in future tense. How and why are the sentences translated on these two rules, future indefinite and future continuous? I made you understand the terms and conditions of translating the sentences. Okay, just after completing the sentences on future indefinite with will and shall, future continuous with will be and shall be, we are going to focus over sentences which you will have completed in future tense. How are such sentences translated? We will focus upon. Dear friends, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस ऐसे जो फ्यूचर में, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर के जो भी सेंटेंस होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन इनमें काल्पनिक होने के बाद भी, इमेजिनरी होने के बाद भी उस कार्य को करने की जो पॉसिबिलिटी होती है 100% होती है। आप उस कार्य को करेंगे तो करेंगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को बनाने के लिए हमने विल और शैल की सहायता लिया था। ठीक है, विल और शैल की सहायता लेके हमने ऐसे सेंटेंस बनाना सीखा था जैसे कि क्या आप कोई कार्य करेंगे, क्या वे लोग कोई कार्य करेंगे। ऐसे हिंदी के जहां पर सेंटेंसेस का बोध हो रहा था जिससे आपको ये पूछने का बोध हो रहा था कि कोई क्रिया आप कुछ समय के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे जब कभी भी आप हिंदी के सेंटेंसेस अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्या आप कोई क्रिया करेंगे, क्या वह कोई क्रिया करेगा, जहां ऐसा हिंदी का सेंटेंस बनेगा हम उन हिंदी के सेंटेंसों को विल और शैल पर ही बनाते हैं, किसी और नियम पर आप उसको नहीं बना सकते हैं। तो हमने विल और शैल को पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फिर मैंने आपको बताया कि पूरे टेंस में अर्थात पूरे फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना थोड़ा सा ये रहता है कि ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में हो जाती हैं, कभी कभी ये अपने साथ में कुछ और शब्दों को लेके आ जाती हैं, लेकिन ये विल और शैल हर टेंस में जरूर रहता है। कैसे? तो मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बताया था, आपको याद होगा। हमने वहां पर बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस बनाते हैं कि आप कल्पना करते हैं आज कि फलाना परसों ऐसा कर रहा होगा, शायद उसने कहा होगा या नहीं कहा होगा आपसे, जो भी हो, लेकिन आप कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इतने समय के बाद ऐसा हो रहा होगा, वो ऐसा हो रहा होगा, कोई व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा होगा। ऐसा जहां पर हिंदी का सेंटेंसेस बनता है हम उसे बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर, अर्थात विल बी एक्शनिंग, शैल बी एक्शनिंग। जब कभी भी नाम कंटिन्यूअस आता है दिमाग में सबसे पहले एक्शन में इंग आना चाहिए इंग्लिश में, या हिंदी में यदि आपका किसी क्रिया को जारी शब्द का अर्थ दिया जाए, बोला जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में वो आईएनजी जरूर और जरूर लेके आता है। किसी कंडीशन में नहीं लेके आता है, वो आपको बताया जाएगा एक्सेप्शनल सेंटेंसेस के तहत, लेकिन इतना चीज अब तक हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब हमको सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं कि कोई क्रिया आप कर रहे होंगे फ्यूचर में, ये कल्पना आपने सेंटेंस किया था। ऐसा भी तो कल्पना हम कर सकते हैं कि किसी समय के बाद आप कोई क्रिया कर चुके होंगे, ऐसा कर लिए होंगे। आप पहले से ही जो है कि किसी चीज का आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि कुछ समय के बाद कोई क्रिया आप कर चुके होंगे, इतने बजे कोई क्रिया आप कर चुके होंगे, वे लोग इतने बजे कोई क्रिया कर चुके होंगे, अगर वो आज से चलना चालू करे तो वो परसों तक अपने घर पहुंच चुके होंगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस बनते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वे लोग कोई क्रिया कर चुके होंगे, चाहे वे लोग कोई क्रिया कर लिए होंगे। ऐसे जहां कहीं भी हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं उन हिंदी के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम पर। FUTURE फ्यूचर, PERFECT परफेक्ट। अर्थात ये तो वो टाइटल रहा, इस टाइटल को हम कैसे आपको कहते हैं कि ध्यान दें, इन सब बातों पर ना जाइए, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है इंग्लिश में जल्दी से उसको पकड़ने का तरीका। ये तो वो नाम रहा, जो टाइटल इसका ओरिजिनल बनेगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में, वो है आपका विल
शैल, ध्यान देंगे यहां पर हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट माने एक्शन का थर्ड फॉर्म, चुका चुकी चुके। और यहां पर ध्यान देंगे फ्यूचर का मतलब विल एंड शैल, और परफेक्ट का मतलब यहाँ पर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये क्यों मैं ऐसे लिखा हूं तो आपको बता दूं, इसका रूल होता है आप विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन ये आप हैव का जो प्रयोग करेंगे हमेशा एक्शन के ठीक पहले करेंगे आप, ठीक है। किसके पहले? एक्शन के पहले। तो दिक्कत आप क्वेश्चन करेंगे तब, पॉजिटिव में बोले तब, निगेटिव में सेंटेंस बोले तब, हर एक कंडीशन में, इन एवरी कंडीशंस you will find the place of have just before action third form. So that's why I've shown you here forming the sentence of forming the structure. स्ट्रक्चर को फॉर्म करते समय मैंने भी आपको दिखाया कि हैव ध्यान देंगे हमेशा। बहुत से लोग इसी गलती करके अपना नंबर कटा लेते हैं जब आप कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं। आपका थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर दूंगा इधर से उधर, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, आपके एक नंबर आपके यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा है आपका अभी टाइटल। अब इस जैसा कि आप जानते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द होता है कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब। अर्थात किसी भी सेंटेंस को किस नियम पर वो बनेगा। हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन में आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को आप ऑप्ट करते हैं। आपने फर्स्ट लैंग्वेज में क्या चुना, आपने ऐसा क्या सेंटेंस में सोच दिया, आप उसी हिंदी के सेंटेंस को तो इंग्लिश में बनाते हैं। तो आपने जो हिंदी का सेंटेंस सोचा, यदि उसके हिंदी के सेंटेंस का अंत हुआ होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चाहे कर लिया होगा, कर ली होगी, कर लिए होंगे, अर्थात उस वाक्य से किसी क्रिया को भविष्य में पूरा कर लिए होंगे ऐसा कल्पना करने का बोध होगा, उन्हीं वाक्यों को हम बनाते हैं विल, शैल, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से, ठीक है। अब कैसे पता करें? हिंदी में तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लिखा होगा, इंग्लिश में क्या लिखा होगा? तो इंग्लिश में आया होगा विल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, शैल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक आएगा, तभी आप उसकी हिंदी कल्पना के तौर पर निकालेंगे कि कोई क्रिया हो चुकी होगी। यही वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यही बनाएगा, टाइटल है अभी, ठीक है। अब रही बात कि हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पर करता है, तो मैंने कहा था कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल दो ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन पर। यदि आपकी सब्जेक्ट का पर्सन का मतलब क्या भाई? सब्जेक्ट का पर्सन से तात्पर्य यह है कि जो वक्ता होता है वो वक्ता तीन प्रकार के हो सकते हैं। वक्ता स्वयं बोलने वाला भी हो सकता है, वक्ता जो सुन रहा है वो भी हो सकता है, वक्ता वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है जिनके बारे में हम बात करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट वो होता है जो स्वयं के लिए भी बोले, सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिसके बारे में हम बोले, सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिन लोगों के बारे में हम दोनों लोग मिलकर बातें करें। अर्थात सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से तात्पर्य हमें उन व्यक्तियों से है जो वक्ता का कार्य करते हैं, अर्थात वक्ता से तात्पर्य यहाँ पर जो स्वयं के लिए बोलते हैं, जो स्वयं के लिए कुछ कहते हैं, अर्थात अपने के लिए कुछ कहते हैं। अपने के लिए हम कौन सा शब्द लगा के बोलेंगे? आय। अर्थात इस आय शब्द को हम कहते क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात आय को ही हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, लेकिन ये सिंगुलर है, इसी का प्लूरल भी होता है, इसलिए आपका फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, आई और वी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जिनके बारे में हम जिनसे हम बात करते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन कहलाएगा। अब सेकंड पर्सन की पहचान, जिससे बात करते हैं आप उसका भी नाम नहीं पकड़ सकते, और जो बोलता है वो व्यक्ति भी अपना नाम पकड़ के नहीं बोल सकता। हम अपने लिए प्रोनाउन की सहायता लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आई और वी की सहायता से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू की सहायता से हम दूसरे व्यक्ति को जो आपके सामने है जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप यू की ही सहायता लेते हैं। यू का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। यू माने तुम और तुम लोग दोनों होता है, इसकी वजह से इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर के तहत बात करें तो, पर्सन के तहत बात करें तो सेकंड पर्सन में मात्र एक ही सब्जेक्ट होता है और वो कौन? यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंपल, आई और वी को छोड़ दीजिए,
आई वी और यू को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आप जानते होंगे वो सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। अब उत्पत्ति कैसे होती है इनकी, अब बताइए आप और हम मिलके कब तक एक दूसरे से बात करेंगे। अगर मैं कहूं कि क्या आप झूठ बोलते हैं, आप कहेंगे कि नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरा भाई झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा भाई झूठ बोलता है, ये जो सेंटेंस आपने बोला, आप अपनी अपने बात को हटा के आपने किस पर ट्रांसफर कर दिया, किसी थर्ड पर्सन पर। अर्थात जब हम आप और मिलके अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, हम तीसरे व्यक्ति की सहायता लेते हैं। जैसे ही तीसरे व्यक्ति को एंट्री देते हैं, वो तीसरा व्यक्ति कुछ भी हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, वह व्यक्ति कहलाता है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ये अनगिनत हो सकते हैं, दे कैन बी इनफाइनाइट। अब इसमें नॉर्मली समझने के लिए आपको हे, से, इट, दे, ये इतने हैं। इसके अलावा ये तो प्रोनाउन है, इन्हीं के नाउनों में अगर एंट्री आप लेंगे तो इनके जितने भी नाम होते हैं दुनिया में, वो सारे नाम आपके थर्ड पर्सन के तहत आते हैं। जैसे मेरा नाम दिलीप, आपका नाम सोहन, किसी का नाम पंकज, किसी का नाम रूबी, किसी का नाम कुछ, ये सारे नाम आपके कौन से पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और दुनिया के जितने भी नाम है सारे नाम। अब बात करते हैं कि विल और शैल किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान देंगे। विल का प्रयोग करते हैं हम उस व्यक्ति के लिए, आपको पहले भी बता दिया हूं, हम विल का प्रयोग उन पर्सनों के लिए करते हैं जिनसे हमको थर्ड सेकंड पर्सन का बोध हो, अर्थात सेकंड पर्सन माने यू का बोध हो, और थर्ड पर्सन माने ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और दे हो गया, डॉट डॉट। इन थर्ड पर्सनों के लिए या सेकंड पर्सन के सब्जेक्टों के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, और बच गया शैल, तो हम केवल आई और वी के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। जो कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आई और वी के साथ केवल शैल हेल्पिंग वर्ब, और यू, आई और वी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्टों के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं केवल विल का। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्वेश्चन करके आप किसी से पूछना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं स्ट्रक्चर के तहत तीन प्रकार के सेंटेंस बताता हूं। पहले किसी बात को कंफर्म कर लेना, अर्थात हाँ या ना में क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहा हूं कि हम हाँ या ना में क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर वैसे क्वेश्चनों का हम जवाब कैसे देते हैं, और वैसे क्वेश्चनों को हम निगेट कैसे करते हैं, अर्थात निगेटिव में कैसे बोलते हैं, नकारते कैसे हैं। क्वेश्चन जब कभी भी आप यस या नो पर करेंगे, उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। जहां पर किसी बात को आप कंफर्म करेंगे कि बात सत्य है कि असत्य, ऐसा कर चुका होगा कि नहीं कर चुका होगा, जहां पर ऐसा भाव आपके दिमाग में आएगा कि क्या फलाना ऐसा कर चुका होगा, ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसका पूछने का क्या मतलब है, कंफर्म करना उस बात को कि कर चुका होगा कि नहीं कर चुका होगा। तो जहां पर भी किसी बात को आप कंफर्म करने की बात दिमाग में सोचेंगे, हम वहां पर क्वेश्चन हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है, किसको देख के, तो सब्जेक्ट के नंबर को देख के या तो पर्सन को देख के। जहां पर नंबर से हमने पढ़ा वहां नंबर देखेंगे, जहां पर पर्सन से हमने देखा वहां हम पर्सन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक हिंदी है कि क्या आप 2 दिन बाद घर पहुंच गए या पहुंच चुके होंगे। एक सेंटेंस है कि क्या आप 2 दिन बाद घर पहुंच चुके होंगे। एक ये हिंदी हमने लिया कि क्या आप 2 दिन बाद घर पहुंच चुके होंगे। आइए इसको हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका। क्या माने, इसको देख के सब्जेक्ट को। अब बताइए कि इस यू को देख के हम क्या के लिए क्या लिखेंगे, विल, अर्थात यहाँ पर हमने क्या के लिए लिख दिया, विल प्लस सब्जेक्ट यू, विल प्लस यू माने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद चाहिए एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन क्या है, पहुंचना।
पहुंचना का इंग्लिश रिच, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड। अब रिच्ड अकेले नहीं आएगा, इस टेंस में जिस भी एक्शन को प्रयोग करेंगे आप, वो एक्शन अपने वो एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ और हैव के साथ में आएगा। ठीक है, तो विल प्लस यू प्लस हैव reached। will you have reached, कहा, घर, will you have reached home, क्या आप will you have reached, क्या आप पहुंच चुके होंगे, पहुंच गए होंगे, will you have reached home, घर पहुंच गए होंगे, कब तक, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद है ना, 2 दिन बाद, तो आफ्टर 2 days। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, हम एक चीज कॉमन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से मैंने आपको पढ़ाना चालू किया था इंडेफिनिट प्रेजेंट से, वही से कॉमन चीज आप पढ़ते आ रहे हैं। जब कभी हम क्वेश्चन करते हैं यस या नो पर, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब को देख के सब्जेक्ट आपने प्रयोग नहीं किया, सब्जेक्ट ही को हम पहले देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन की आप यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट को ही देख के। सब्जेक्ट अगर ये रहता था सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का, तो हम शैल लिखे होते हैं। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, जैसा हमारा टाइटल है उस टाइटल को हमने फॉलो किया, अपने मन से कुछ नहीं। ये कहे जाते हैं अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में आपके एडवर्ब हो सकते हैं, या तो कोई एडवर्ब भी खासकर होते हैं आपका, यहाँ आने वाले जितने भी शब्द होते हैं प्राय एडवर्ब ही होते हैं। हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव हो, लेकिन प्राय ये एडवर्ब ही होते हैं आपका। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये होते हैं। या तो जगह होगा, या तो समय होगा, या तो कोई कारण बताने वाला शब्द होगा, वो शब्दों को हम इस स्ट्रक्चर के बाद में स्थान देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चन करने का, विल प्लस यू माने सब्जेक्ट, प्लस हैव, रिस्ट माने हैव कॉमन है, रिस्ट माने एक्शन का थर्ड फॉर्म, और ये जो अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड फिलहाल है। हो सकता है कि कभी कभी यहाँ इस क्रिया का भाव को पूरा करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को ही रखते हैं यहाँ पर, उसके बाद अदर वर्ड को रखा जाता है। अगर अदर वर्ड नहीं रहता है तो सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। प्राय हमें इतना तक ही शुरू से लेके आया, इसीलिए मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट तक ही। ठीक है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये सब बात मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचान करते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया हूं मैं आपको कैसे ऑब्जेक्ट का पहचान किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना। अब इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन किया आपने, अब आपको कहना है कि हाँ मैं 2 दिन बाद घर पहुंच चुका हूंगा। मैं 2 दिन बाद मैं 2 दिन बाद घर पहुंच चुका हूंगा। ये आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है। अब इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बनाएंगे तो सेंटेंस देखिए क्या करता है। मैं 2 दिन बाद, मैं माने सब्जेक्ट, क्वेश्चन का जवाब हुआ आपका मैं माने सब्जेक्ट, आई। अब आई बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब की मांग करता है, विल या शैल की? तो आई मांग करता है आपका शैल की, आई शैल। अब बताइए, आई लिखा हमने, शैल लिखा, अब इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म चाहिए। एक्शन थर्ड फॉर्म कहता है कि हमको हैव के साथ में यूज करना है। तो आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड, मैं पहुंच गया हूंगा, कहा, होम। आई शैल हैव रीच्ड होम, कब तक,
तो 2 दिन बाद तक। आई शैल हैव रीच्ड होम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब लिखने जा रहा हूं एडवर्ब ऑफ टाइम। आई शैल हैव रीच्ड होम आफ्टर 2 डेज, मैं 2 दिन बाद घर पहुंच गया हूंगा या पहुंच चुका हूंगा। अब आइए एनालिसिस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन था ये, आंसर क्या। अब आपको इस क्वेश्चन का इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो आई माने सब्जेक्ट, सबसे पहले हम जवाब देते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखा। फिर क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद शैल लिखा आपने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर विल और शैल दोनों हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी सब्जेक्ट या तो विल या तो शैल, सब्जेक्ट विल या तो शैल प्लस हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यदि ये एक्शन ऑब्जेक्ट लेगा तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा देंगे, अर्थात आई शैल हैव रीच्ड होम, आई शैल हैव रीच्ड होम। होम को ऑब्जेक्ट के यहाँ उंगली रखा तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देंगे अदर वर्ड में वो चला जाएगा। ठीक है ना, अदर वर्ड भी शब्द होते हैं, वो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया के भाव को पूरा करे। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके गंतव्य को दिखा रहा है सब्जेक्ट के, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, वो विशेषण है। इस क्रिया को करने जो यहाँ पर हम कर रहे हैं तो उसकी विशेषण बता रहा है, वो प्लेस के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। अब आइए चलते हैं निगेटिव में। अब इसी क्वेश्चन को कहना हो कि मैं 2 दिन बाद घर, मैं 2 दिन बाद घर नहीं पहुंच चुका हूंगा। तो बनाते हैं, मैंने आई और हेल्पिंग वर्ब आई को देख के शैल प्लस आई शैल हैव रीच्ड, सॉरी आई शैल निगेटिव है ना, हमेशा ध्यान देंगे एन और टी नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। आई शैल नॉट हैव reached, I shall not have reached home, I shall not have reached home after 2 days, मैं 2 दिन बाद घर नहीं पहुंच चुका हूंगा या पहुंचा हूंगा। तो देखिए शुद्ध हिंदी पर जाए तो हम जब रफ्तार में बोलते हैं तो पहुंचा हूंगा, आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। निगेटिव में अगर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो बनेगा, देखिए ये सेंटेंस बोल चाल के हिसाब से ज्यादा बोले नहीं जाते हैं, ये उतने चलन में नहीं रहते हैं। कभी कभार के ऐसे सेंटेंस आपके बनते हैं, ज्यादातर बोल चाल के हिसाब से सेंटेंसेस प्रेजेंट पास्ट में बोले जाते हैं और फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस बहुत रेयर केस में बोले जाते हैं, ध्यान देंगे, इसीलिए घबराइएगा मत। फिर भी स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा, विल या तो शैल, उसके बाद नॉट, तब जाके हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस मैंने लिखा। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, आइए कुछ मैं सेंटेंस देता हूं, आप इसको बना के बनाइएगा। ठीक है, सेंटेंस है, लिख लेंगे। क्या वे लोग परसों तक घर आ चुके होंगे, कल्पना करना है, ध्यान देना है, क्या वे लोग परसों तक घर आ चुके होंगे। एक और लिख लीजिएगा, क्या रामू अपने गांव 2 दिन बाद जा चुका होगा।
एक और लिखेंगे, क्या आप अकेले इस कार्य को कर चुके होंगे? क्या श्यामा सुबह में अपने कोचिंग गया होगा? काल्पनिक है, ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट में भी सेंटेंस आता है। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या हम लोग रामू के गांव 2 महीने बाद जा चुके होंगे? 5 मैंने सेंटेंस आपके सामने दिया। इन 5 सेंटेंसों को आप स्ट्रक्चर के तहत बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। और कहीं गलती यदि आपसे होता है तो घबराइएगा मत, आप स्ट्रक्चर को 1-2 बार देख लेंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।